खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सब महानुभावों का इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, 31 जुलाई 1980 को संगीत जगत समझो अधूरा हो गया। किसके जाने से अधूरा हुआ, वो नाम, वो शख्सियत कौन, बस उन्हीं के बारे में आज के शो में बात करें। 30 जुलाई 1980 की लेट इवनिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग। एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, 4 लाइनें बाकी थी, नीचे उतर के गाड़ी में बैठ गए, फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, जे ओम जी 4 लाइनें तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, आज ही कंप्लीट कर देता हूं। एलपी का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास, ये 4 लाइनें डब की, नीचे आके गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। उस अनमोल रत्न का नाम मोहम्मद रफी। जोरदार तालियां रफी साहब। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नाम के गांव में हुआ था। पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफी। रफी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फकीर से। एक फकीर उनके मोहल्ले से गुजरता था, मस्त गाना गाता हुआ, पाघा वालियों नाम जपो मौला नाम, ऐसा ही कुछ होता होगा। जमाना अलग था, 1924 का अनडिवाइडेड इंडिया। गलियों और कूचों में फकीर कुछ मौसीकी गुनगुनाते हुए निकलते थे और ये छोटा बालक रफ़ी उस फकीर के पीछे पीछे चलने लगता था गाना सुनने के लिए। और चलते चलते ही उस फकीर के गाए हुए कुछ कलाम, मौसीकी और मौसीकी के कुछ सुर इस बच्चे मोहम्मद रफ़ी के कानों में मिसरी सी खोल गए। ये कानों में उतरी हुई शीरी इसके गले में भी झलकने लगी। समय बीता और उसके कुछ दिन के बाद पिता वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने एक हज्जाम नाई की दुकान खोल ली। बालक रफ़ी फकीर से जो तबरुक मिला था, जो प्रसाद मिला था, जो अब धीरे धीरे गले में झलकने लगा, इस गले में झलकते हुए हुनर को पहचाना इनके भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने, जो बाद में इनके ब्रदर इन लॉ भी बन गए। रफ़ी साहब की फैमिली को समझाने और इनको बंबई तक पहुंचाने में अब्दुल हमीद साहब का बहुत बड़ा हाथ था। रफ़ी साहब को स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी बड़े ड्रामेटिक तरीके से मिला। हुआ यह कि एक बार लाहौर में महान गायक केएल सहगल साहब का शो था। अचानक साहब लाइट गुल हो गई। तो अब लाइट गुल हो गई तो स्टार केएल सहगल साहब अपीयर कैसे करेंगे? जनता शोर मचाने लगी। अब जब रफ़ी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा भाई किसी तरह से जनता का मन तो बहलाना है। तो ऑर्गेनाइजर के पास गए कि साडा छोटा भरा है, ओ जनता दा मन बहला लेगा, है जी, दिल बहला लेगा, उन्होंने गाने का मौका भी दो। ऑर्गेनाइजर ने बात सुनी और बालक मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया। जैसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भाई सुपरस्टार नहीं है तो थोड़ा सा कोई है आके मनोरंजन कर दे। इस तरह से, इस ड्रामेटिक तरीके से बालक मोहम्मद रफ़ी को पहली बार स्टेज पे गाने का मौका मिला। और जब बालक मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, जो उस फकीर से तबर्रुक मिला था, गले से जो शीरीं आवाज निकली, जो मखमली आवाज निकली, तो मोहम्मद रफ़ी छा गए। इसी फंक्शन में हिंदी फिल्मों के एक म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने भी रफ़ी को सुना और इनविटेशन दे डाला बॉम्बे आने का। रफ़ी साहब के बारे में चर्चा जारी रहेगी। आज चर्चा है मोहम्मद रफ़ी की, उस मोहम्मद रफ़ी की जो गरीब ज़रूर था मगर था खुददार। मोहम्मद रफ़ी सुनते हैं थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अनु कपूर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से सहगल साहब के एक शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका मिला। जनता ने उनका गाना सुना, गाना सराहा। वहीं पर उस वक्त के म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने बॉम्बे आने का इनविटेशन दे दिया। रफ़ी साहब जब बॉम्बे आए तो उन्हें फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के गाए एक गीत में कोरस में गाने का मौका मिला, रूही रूही मेरे सपनों की राह। इस गीत में उनकी एक सोलो लाइन भी थी जिसे इनसे गवाया था लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। एक स्वाभिमानी का, मासूमियत का, खुददारी का किस्सा। देखिए, रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के गाने की रिकॉर्डिंग में भाग लिया। कोरस गाना था। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, ये नीचे आ गए। अब थोड़ी देर बाद पैकअप करने के बाद जब नौशाद साहब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान रफ़ी खड़ा हुआ है। नौजवान रफ़ी से जब नौशाद साहब ने पूछा कि घर क्यों नहीं गए, तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि साहब कल भी तो वापस आना है, रिकॉर्डिंग अभी बाकी है और जाके वापस आने के पैसे मेरे पास नहीं है। नौशाद साहब को अचंभा हुआ। अचरज से वो बोले, अरे तो पैसे नहीं है तो मांग लेते। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, हुजूर मेहनताना कैसे मांगता, अभी रिकॉर्डिंग या काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये मासूमियत थी, उस जनरेशन के, उस नस्ल के लोगों की ये खासियत थी। काम पूरा नहीं हुआ है, मेहनताना तो तब लूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। नौशाद साहब ने पैसे दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत दुआएं दी और यहीं से नौशाद और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक रिश्ता कायम हुआ जो ता जिंदगी चलता रहा। किस फिल्म के गीतों के लिए रफ़ी साहब ने 18 दिन तक रियाज किया और इतना रियाज किया कि उनके गले से खून निकलने लगा, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। देखिए, वहाँ केएल सहगल साहब की महफिल में म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने इन्हें सुना, बम्बई आने का मौका दिया और अपना वादा पूरा किया और मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका मिला। एज अ फुल फ्लैश्ड सिंगर, गुल बलोच वॉज द फर्स्ट फिल्म ऑफ मोहम्मद रफ़ी। फिल्म गाँव की गोरी, फिल्म का नाम था गाँव की गोरी। म्यूजिक बाय नौशाद। गीत के बोल हैं, दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। इस गाने को रफ़ी साहब अपना पहला हिंदी सॉन्ग मानते रहे। नौशाद साहब के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, नौशाद साहब इन्हें गवाते रहे और साथ साथ इनके हुनर को तराशते रहे। 1951 में नौशाद साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा कहानी है एक शास्त्रीय गायक की जो संगीत सम्राट तानसेन के मुकाबले में अपने ज़माने में खड़ा हो जाता है। रफ़ी साहब हमारे सीनियर, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, या आज की जनरेशन के सिंगर उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके टाइम पर भी कोई ऐसा व्यक्ति था और जो सिंगर था जो रफ़ी साहब को अपना गुरु मानता था। बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा जो रफ़ी साहब के ज़माने में ही रफ़ी साहब का एक कंटेम्प्रेरी सिंगर रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। एनी आइडिया, एनी गे? महेंद्र कपूर। बिल्कुल सही बात है, महेंद्र जी। देखिए, महेंद्र जी को भी मैं ग्रेट आदमी मानता हूँ। कहानी ये है कि जब वो छोटे थे तो एक लड़का अपनी क्लास में अपनी कॉपी पे मोहम्मद रफ़ी लिखता हुआ पकड़ा गया। हाँ जी, गुरुजी ने, टीचर जी ने पिटाई कर दी। पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफ़ी साहब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफ़ी साहब के घर ले गया। रफ़ी साहब इस लड़के से मिले और लड़के की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद रफ़ी साहब ने इस लड़के को
अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाना भी सिखाया। इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं, हर चीज की तालीम दी। आगे चल के ये लड़का रफी साहब के साथ ही सिंगर बन गया, उनके रहते हुए ही एस्टैब्लिश सिंगर हो गया। और ये एस्टैब्लिश सिंगर बहुत ही विनम्र, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, अनादर ग्रेट सिंगर महेंद्र कपूर जी। जोरदार तालियां महेंद्र जी। महेंद्र कपूर रफी साहब को क्या मानते थे, ये आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। एक बार महेंद्र कपूर का लंदन में शो था। रफी साहब के 2 बेटे लंदन में ही थे, शो देखने आए। रफी साहब के बेटों ने भी महेंद्र कपूर को वही अदब, वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार मोहब्बत महेंद्र जी को दिया करते थे। शो स्टार्ट हुआ, इंटरवल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महेंद्र कपूर को बताया कि 2 यंगस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। महेंद्र कपूर ने कहा कि बुलवाइए। और जब ये 2 नौजवान आए तो महेंद्र कपूर इन दोनों नौजवानों को देखकर इतने खुश हुए, इतने एक्साइटेड हो गए। उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि बराए मेहरबानी आप किसी भी तरह से 2 फूलों की मालाएं बुलवाएं। आप किसी तरह से 2 फूलों की मालाएं अरेंज की गई। शो दोबारा स्टार्ट हुआ। महेंद्र कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के, मेरे गुरु के 2 बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। रफ़ी साहब के जब दोनों बेटे स्टेज पे पहुँचे तो ग्रेट महेंद्र कपूर ने, ये महेंद्र कपूर का बड़प्पन है, ये महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफ़ी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए। क्या बात है। दोनों बेटों के पैर छुए। दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं। महेंद्र कपूर ने कहा नहीं बेटा, आप मेरे गुरु के बेटे हो। गुरु का बेटा गुरु होता है। ये देखिए आप महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा। जोरदार तालियां मोहम्मद रफी के लिए और जोरदार तालियां महेंद्र कपूर के लिए। चर्चा यादें मोहम्मद रफी की, ग्रेट मोहम्मद रफी। इस ग्रेट मोहम्मद रफी से किस बात को लेकर लड़ पड़ी अनादर ग्रेट लता मंगेशकर, ये सब कुछ देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। एक समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था जब डुएट की बात होती थी, जब डुएट की कोई कल्पना होती थी कि डुएट है, कंपोजिशन होती थी, तो पहली चॉइस होती थी मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर। बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ओपी नैयर जिन्होंने लता मंगेशकर से कभी नहीं गवाया। पर न जाने क्या हुआ, किसकी नज़र लगी कि रफ़ी और लता ने साथ गाना बंद कर दिया। हुआ ये कि लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर सिंगर्स की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे के ऊपर रफ़ी साहब से उनकी बात हुई तो रफ़ी साहब ने अपना लॉजिक दिया कि हम जो गाना गाते हैं उसका पेमेंट हमें मिल जाता है, तो जो पेमेंट हमें मिल गया उस गाने की रॉयल्टी की बात समझ में नहीं आती। ये एक बड़ा आइडियलिस्टिक एटीट्यूड था रफ़ी साहब का। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि रफ़ी साहब बिल्कुल उन्हें गलत किया या जो लता मंगेशकर रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी वो गलत कर रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। रफ़ी साहब का लॉजिक ये था कि हमारा पेमेंट मिल गया है, हमको अब रॉयल्टी से क्या मतलब है। लेकिन लता मंगेशकर चाहती थी कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो रॉयल्टी हमको भी मिले। इस बात को लेकर लता रफ़ी साहब से इतना रूठ गई कि उन्होंने फैसला ले डाला कि वो अब मोहम्मद रफ़ी के साथ काम ही नहीं करेंगी। इतनी बड़ी बात हो गई। रफ़ी साहब ने कहा पेमेंट मिल जाता है, रॉयल्टी की जरूरत नहीं है, और लता मंगेशकर ने कहा रॉयल्टी चाहिए। तो दो जीनियस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि दोनों ने एक साथ डुएट गाना ही बंद कर दिया। लता और रफ़ी साथ नहीं गाएंगे, इस बात को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ गए और फाइनली उन्होंने कहा कि हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को तो रख लेते हैं
और मोहम्मद रफ़ी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ये कॉम्बिनेशन सामने बन के आया आशा भोसले के रूप में, और लता मंगेशकर को रिप्लेस करने की कोशिश की सुमन कल्याणपुर की आवाज से। वापस आके बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़प्पन की, उनकी महानता की, उनकी ग्रेटनेस की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। किसी को भी उसके कद का गुमा न था, किसी को भी उसके कद का गुमा न था, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। ये शेर बिल्कुल मौजू है रफ़ी साहब की पर्सनालिटी पर। रफ़ी साहब महान कलाकार, अजीम फनकार तो थे ही, लेकिन साथ साथ अजीम शख्सियत थे, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। और जो लोग आपसे ये कहते हैं ना कि अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति में अच्छा कलाकार होने का गुण भी आ गया और अच्छा इंसान भी है तो वो रेयर घटना है, ज़रूरी नहीं है। बल्कि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने बड़े बड़े कलाकारों को, आप भी पूछ लीजिएगा, बहुत घटिया इंसान देखा है। अच्छा इंसान अलग डिपार्टमेंट है, अच्छा कलाकार बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है। जो लोग जिंदगी को समझते हैं वो अच्छी तरह से जान गए हैं। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा कलाकार अच्छा इंसान, रेयर कॉम्बिनेशन है, और ये रेयर कॉम्बिनेशन मोहम्मद रफ़ी में पाया जाता है। मेरे जान पहचान के एक प्रोड्यूसर हैं, उनके फादर जब पहली बार प्रोड्यूसर बने तो रफ़ी साहब उनके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए। पंजाबी आदमी। उन्होंने रफ़ी साहब के गाने के बाद 5,001 रुपया उनको नजराना रखा। तब तक रफ़ी साहब को पता लग गया था कि ये इस प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है जो पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे हैं। पंजाबी बंदा। उन्होंने फर्स्ट टाइम उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा, तुम्हारी पहली पिक्चर है, मैं 1 रुपया रख लेना है, मतलब मैं 1 रुपया रख देता हूं, 5,000 रुपये मेरी तरफ से फिल्म प्रोडक्शन में लगा दो। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, फैक्ट बात बता रहा हूं। एलपी ने भी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब रफ़ी साहब से पहला गीत गवाया तो बहुत डरते डरते उन्होंने रफ़ी साहब के हाथ में 1,000 रुपये रखे। यहां पर भी रफ़ी साहब को मालूम था ये दोनों नए लड़के हैं, न्यू कमर्स, नए जवान हैं, बहुत अच्छा संगीत देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जब 1,000 रुपये इस गाने के लिए मिले तो 1,000 रुपये में 1-1 रुपये के 2 नोट और ऐड करके 501 रुपया हथेली खुलवाई, और लक्ष्मीकांत की हथेली पर और प्यारेलाल की हथेली पर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी ने आशीर्वाद दुआएं देते हुए दोनों नौजवानों की हथेली पे 501 रुपये की इसी दुआएं दी। ये मोहम्मद रफ़ी, क्या क्या तारीफ करूं मोहम्मद रफ़ी की। जिसके लिए गाते थे पूरा डूब के गाते थे। और आप ताज्जुब करेंगे, वो गीत आपको ऐसा लगेगा कि पारसमणि का वो गीत नहीं था। उस फिल्म का नाम था छैला बाबू। छैला बाबू के लिए वो रिकॉर्ड किया गया था। यूजुअली लोग जानते हैं कि वो गीत पारसमणि के गीत। ये पहली फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जहां से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुपरस्टार बने। किशोर दा के लिए भी उन्होंने गाने बिल्कुल बिल्कुल, शरारत फिल्म का नाम था। देखिए हाँ, अरे मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझसे एक बार मन्ना दा ने कहा था, आप ताज्जुब करेंगे कि मन्ना डे साहब की और रफ़ी साहब की जो दोस्ती थी वो एक इंडस्ट्री में मिसाल थी। मन्ना दा ने कहा था कि अगर आज मैंने खाना मेरे घर पे नहीं खाया तो एक बात पक्की थी कि मैं रफ़ी के घर पे खाना खाऊंगा। और मन्ना दा कहते थे कि मैं तरसता रह गया कि रफ़ी तू मुझे अपनी आवाज़ दे दे, मैं तेरी तरह आवाज़ क्यों नहीं निकाल पाता हूँ। और रफ़ी साहब का बड़प्पन, कहते थे दादा अगर आपकी एक मुर्की मेरे गले से निकल जाएगी तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। ये दो ग्रेट लोगों की, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे, दोनों ग्रेट लोग हैं। रफ़ी साहब के बारे में तो क्या क्या, और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। शायद ही इंडस्ट्री के किसी सिंगर को, लता मंगेशकर को छोड़ के, इतने गानों के रेंज मिले हों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो।
अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। मोहम्मद रफ़ी, सलाम उनकी यादों को। और जिससे भी दुआ मांगो, प्रार्थना करो अल्लाह के नाम पर, भगवान ईश्वर के नाम पर, परम पिता परमात्मा के नाम पर। कहो कि कलाकार और इंसान मोहम्मद रफ़ी की तरह ही दुनिया में भेजे है तो अच्छा होगा। फिलहाल तो रफ़ी साहब की यादों के साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगा चलने की। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।